So let's start. Here is Unit 1 of your first term examination, that is money and banking. So यहाँ पे है सीरीज 2. सीरीज 2 क्यों? बिकॉज सीरीज 1 जो थी मेरी MCQs की, जो कि फर्स्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का, हमारे यूनिट का, वो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाके उसको भी गो थ्रू कर सकते हो. यहाँ पे क्या है? सीरीज 2, दैट इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर बार्टन सिस्टम. आई थिंक यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड बार्टन सिस्टम. बार्टर सिस्टम था क्या? एक तरीके से था, मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये अब यूज़ नहीं होता. ओके, अगर आप इसको देखोगे तो बहुत रेयरली कुछ विलेजेस, कुछ बैकवर्ड एरियाज में आप इसको देखने को पाओगे. बट बार्टर सिस्टम था क्या? एक ऐसा सिस्टम जो बहुत पहले, कह सकते हैं हमारे एंशियंट इंडिया या मेडिवल टाइम पे हम इसको यूज़ करते थे. इसमें क्या होता था कि जब भी हमें किसी गुड्स को एक्सचेंज करना होता था तो हम इन रिटर्न ऑफ गुड्स चीज़ों को एक्सचेंज कर लिया करते थे. तब मनी का यूज़ नहीं होता था. क्यों? क्योंकि उस समय पे मनी इशू ही नहीं होती थी. हमें पता ही नहीं था कि मनी होता क्या है. तब करेंसी, कॉइन्स, पेपर नोट्स कुछ भी हमें पता नहीं था. इस वजह से हम अपने गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए गुड्स से ही एक्सचेंज कर लेते थे विद द सेकेंड पर्सन और अनदर पर्सन. बट यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी. हम वन बाय वन इसके लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे. फिर उसको कैसे हमने सॉल्व किया धीरे धीरे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. यहाँ पे हमें क्या करना है? बार्टर सिस्टम पढ़ना है एंड इसकी क्या लिमिटेशंस हैं उसको कवर करना है. सो लेट्स प्रोसीड. Here is the question number 1, that is barter system is the exchange of goods for dash. जब भी आपने बार्टर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिली होगी. क्या? बार्टर सिस्टम में हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं. वो भी किसको एक्सचेंज करते हैं? गुड्स को. तो गुड्स को एक्सचेंज करते हैं किससे? ऑप्शन नंबर ए कैश, ऑप्शन नंबर बी गुड्स, ऑप्शन नंबर सी रिजर्व एंड ऑप्शन नंबर डी चेक्स. तो यहाँ पे हम इजीली आंसर दे सकते हैं कि गुड्स को हम यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ गुड्स ओनली, क्योंकि हमें पैसे, मनी क्या है पता ही नहीं था. तो कैश भी नहीं पता था, चेक भी नहीं पता था, रिजर्व भी नहीं होते थे, इसलिए हम यूज़ करते थे गुड्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज. बार्टर सिस्टम को और क्या बोला जाता है? हियर इज द ऑप्शन. नंबर ए कमोडिटी इकोनॉमी, नंबर बी गुड्स टू गुड्स इकोनॉमी, नंबर सी कैश टू कैश इकोनॉमी, नंबर डी सीसी इकोनॉमी. अगर मैं ये सोचूं कि शायद आपको इसका आंसर नहीं आता, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और ऐसा क्वेश्चन सामने आ गया जिसका आंसर आपको नहीं आता, तो उस सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए? रिमूवल वाला कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए. रिमूवल वाला जैसे कि जो 4 ऑप्शन में से हमें जो ऐसा ऑप्शन लगेगा जो कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता, उसको हम पहले ही क्रॉस कर देंगे. जैसे कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी कैश टू कैश. तो जब हमने देख लिया कि बार्टर सिस्टम में कैश इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, तो कैश टू कैश तो हो ही नहीं सकता, इसको आप लगा दो क्रॉस. ओके, बाकी हमारे पास क्या ऑप्शन है? गुड्स टू गुड्स. भाई गुड्स टू गुड्स, हाँ ठीक है, हो सकता है. ओके, बट यहाँ पे हम गुड्स टू गुड्स यूज़ नहीं करते. क्यों? क्योंकि आपने कभी भी ऐसी इकॉनमी सुनने में नहीं आई होगी. ठीक है, तो हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं फिर? या तो कमोडिटी इकॉनमी या फिर सीसी इकॉनमी. बट अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर को रीड आउट किया होगा तो आपको ये वर्ड तो ज़रूर मिला होगा बार्टर सिस्टम में, दैट इज सीसी इकॉनमी. सीसी इकॉनमी का होता क्या है? कमोडिटी टू कमोडिटी इकॉनमी. तो आप ये कह सकते हो कि कमोडिटी इकॉनमी भी आंसर हो सकता है, बट सिर्फ कमोडिटी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि हम एक्सचेंज कर रहे हैं ना, यहाँ पे कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज करेंगे, तो इसलिए योर करेक्ट आंसर इज सीसी इकॉनमी, दैट इज कमोडिटी टू कमोडिटी इकॉनमी. ओके, वन थिंग मोर, अगर मेरे पास सीसी इकॉनमी ऑप्शन में नहीं होता तो मैं क्या टिक करती फिर? गुड्स टू गुड्स इकॉनमी, क्योंकि कमोडिटी भी क्या है? गुड्स है. बट मोस्ट परफेक्ट अगर मैं आंसर बोलूँ तो सीसी इकॉनमी. ओके, एंड ये तो हो ही नहीं सकता था, ये तो वैसे ही रिमूव था. बाकी इन तीनों में मोस्ट प्रेफरेबल आंसर हमारा क्या होगा?
CC इकोनॉमी. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वॉन्ट्स बाय बायर एंड सेलर्स इज रिलेटेड टू विच लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. मतलब बार्टर सिस्टम का एक ऐसा लिमिटेशन जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी म्यूचुअल बॉन्ड्स, हमारी मतलब किसकी, बायर की भी और सेलर की भी म्यूचुअल बॉन्ड्स फुलफिल नहीं हो रही है. किसमें होगा ये? हियर इज द ऑप्शन. नंबर 1 स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, नंबर 2 डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, नंबर 3 स्टोर ऑफ वैल्यू, नंबर 4 मेजर ऑफ वैल्यू. ओके, तो अगर आपने लिमिटेशंस पढ़े होंगे तो आपको एक लिमिटेशन मिला होगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का बेटा मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि बार्टर सिस्टम में ऐसा बहुत कोइंसिडेंटली होता था कि दोनों लोगों के, मतलब किसी भी एक्सचेंज में 2 पर्सन का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है ना. द फर्स्ट वन इज़ बायर या सेलर या फिर 2 अदर पर्सन, तो उन दोनों की ही वॉन्ट्स फुलफिल हो जाएं. ऐसा बहुत कोइंसिडेंटली होता था. ओके, इसलिए फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल बॉन्ड्स ऑफ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. बिकॉज इसका ये मतलब है कि बार्टर सिस्टम में हमारी ऑलमोस्ट ये होता था कि 2 लोगों की म्यूचुअल बॉन्ड्स फुलफिल नहीं हो पाती थी. या तो एक की पूरी होगी, दूसरों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर दोनों को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है. ओके, एक बार हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए. सो हेयर आर द लिमिटेशंस. द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू. लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू का क्या वर्ड आपको देखने को मिलेगा? नो इवैल्यूएशन ऑफ गुड्स. मतलब जब तक बार्टर सिस्टम था, मॉनेटरी वैल्यू में हम किसी भी गुड्स को इवैल्यूएट नहीं कर सकते थे. हम नहीं बता सकते थे कि इस गुड्स की वैल्यू ज़्यादा है या कम है. अगर मैं एक्सचेंज की बात करूं तो पहले के टाइम में क्या एक्सचेंज होगा? किसी ने अपने बाइक के बदले में कार ले लिया और दूसरे वाले ने कार के बदले में बाइक ले लिया, क्योंकि उस समय पे वो सिर्फ अपने यूज़ को देखते थे कि उनकी यूज़ की क्या चीज़ है. वो ये नहीं देखते थे कि मैंने कम वैल्यू की चीज़ को बड़ी वैल्यू से चेंज कर लिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता था कि कौन सी की वैल्यू कम है या कौन सी की वैल्यू ज़्यादा है. बट अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास मनी है, तो मनी के फॉर्म में ही हम सबकी वैल्यू डिसाइड करते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पेन, तो आप मॉनेटरी टर्म में ही तो बताओगे कि दिस पेन इज़ ₹3. ठीक है, आप कह सकते हो डेप्रिसिएशन लग गया, मैंने इसको यूज़ कर लिया तो 1 या 2 रुपए की इसकी वैल्यू हो गई. बट एक्चुअली में जब आप पेन लेके आ रहे हो तो ये पेन की आप क्या वैल्यू बताओगे? 3 रुपये. मतलब आपने मॉनेटरी वैल्यू में ही तो इसको डिफाइन किया, एंड मॉनेटरी वैल्यू तब तो होती ही नहीं थी. ठीक, तो किसी भी गुड्स की वैल्यू को हम पहले डिफाइन नहीं कर सकते हैं. द सेकेंड इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे जो 2 पर्सन हैं, बायर एंड सेलर, उनकी म्यूचुअल बॉन्ड्स फुलफिल नहीं हो पाती थी. तो इसमें आपको ये लाइन मिलेगी, तो आप आंसर टिक करना लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. थर्ड आपको क्या मिलेगा? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. डिफर्ड पेमेंट में एक्चुअली हम बात करते हैं फ्यूचर पेमेंट की. ठीक है, तो इसके साथ आपको कौन सी लाइन मिलेगी? प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट. मनी में हम कभी भी फ्यूचर पेमेंट नहीं कर पाते थे, बहुत प्रॉब्लम आती थी. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सर्वेंट को अपने पास रखा काम कराने के लिए. ठीक है, अब अगर अभी की मैं बात करूं तब तो 1 मंथ मेरे सर्वेंट ने वर्क किया, एट द एंड मैंने उसको उसकी सैलरी दे दी इजीली इन टर्म्स ऑफ मनी. बट पहले क्या होता था? पहले बोला जाता था कि लाइक आप मेरे यहाँ 1 मंथ काम करोगे, इन एक्सचेंज में आपको क्या दूंगा? वीट दे दूंगा 10 kg. तो भाई जब उसने 1 मंथ काम कर लिया तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना कि 1 मंथ के बाद आपके पास 10 kg वीट बचे. हो सकता है वो ख़राब हो जाए या फिर वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम स्टोर भी नहीं कर सकते बहुत लंबे समय तक. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती थी कि हम फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? बोरोइंग एंड लेंडिंग की. हम पहले के टाइम पे बोरो भी नहीं कर पाते थे. किस बेसिस पे बोरो करते कि आज आप मुझे क्या दे दो तो कल मैं आपको क्या दूंगा. समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्सिटी नहीं होती थी, टोटली अनसर्टेनिटी पे ये डिपेंडेंट होता था. ओके, नेक्स्ट आ जाओ, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू.
स्टोरेज की अभी बात हुई थी, हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब के टाइम में मनी को स्टोर आप कर सकते हो, आप अपने वैलेट में स्टोर कर सकते हो, अपने अलमीरा में रख सकते हो, बैंक अकाउंट में रख सकते हो। बट पहले जब मनी था ही नहीं तो हम चीज़ों को स्टोर कैसे करते? पहली बात तो स्टोरेज करने के लिए आपको प्रॉपर एरिया चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंकर्ड होगी, प्लस उसको बहुत सेफली आपको रखना पड़ेगा, ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, जिसके साथ मैंने वो लाइन लिखी है जो कि आपको एमसीक्यू में मिल सकती है। जैसे कि आपका ऊपर वाला एमसीक्यू था कि फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वॉन्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की। इसी तरह आपको इन एमसीक्यूज में भी जो मैंने ये पिंक पेन से लिखा हुआ है ये वर्ड्स आपको ईजिली मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉपर अकाउंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन विच इकॉनमी? किस इकॉनमी में हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते? तो ऑप्शन इज कैश इकॉनमी, कमोडिटी इकॉनमी, बार्टर सिस्टम एंड ऑल ऑफ दीज। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है? किस इकॉनमी में हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते थे? तो भाई कैश टू कैश तो अब चलती है, इसमें हम इकॉनमी कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बार्टर सिस्टम हाँ बिल्कुल हो सकता है। सी कमोडिटी इकॉनमी बिल्कुल हो सकता है। बट अगर मैं मोस्ट प्रेफरेंस वैल्यू की बात करूँ तो मोस्ट प्रेफर हमारा कौन सा सिस्टम आएगा? बार्टर सिस्टम। अगर यहाँ पे कमोडिटी टू कमोडिटी इकॉनमी होती तब कंफ्यूजन हो जाती, क्योंकि बार्टर सिस्टम को ही हम सी इकॉनमी कहते हैं, दैट मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी, ठीक। बट सिर्फ कमोडिटी इकॉनमी लिखा है, इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप बार्टर सिस्टम ही टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम? इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन को नहीं बताता? अभी लास्ट ही पेज में हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा, उसके लिमिटेशंस पढ़े, तो अब यहाँ पे टिक करिए। ऑप्शन नंबर ए लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी डिफिकल्टी इन फुलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉट पॉसिबल टू पे इन फ्यूचर। लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग बताओ। स्टोर ऑफ वैल्यू भी था लिमिटेशन, यूनिट ऑफ वैल्यू भी था, यहाँ पे हमें नॉट टिक करना है। ओके, ये नॉट जैसे वर्ड कभी कभी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में जल्दी जल्दी में हमारे आंसर को इनकरेक्ट करा देते हैं, तो आप ध्यान से क्वेश्चंस को रीड आउट करिएगा। एमसीक्यू का सबसे पहला रूल यही होता है कि आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, उसके बाद ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, देन आप सोच समझ के आंसर्स को टिक करिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, यूनिट ऑफ वैल्यू भी है, डिफिकल्टी इन फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वॉन्ट्स मतलब वो वाला डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स वाला, ठीक। नेक्स्ट नॉट पॉसिबल टू पे इन फ्यूचर, फ्यूचर में भी हम पे नहीं कर सकते थे, ये भी लिमिटेशन थी, लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट वाली। तो भाई फिर आंसर क्या होगा आपका? ये चारों ही आपके लिमिटेशंस हैं, तो योर आंसर इज नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट इंकर्ड इन सीसी इकॉनमी। सीसी इकॉनमी मीन्स बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी कॉस्ट इंकर्ड होती थी? पहली बात तो सर्च कॉस्ट। सर्च कॉस्ट कैसे? एक्चुअली जब हम अपने म्यूचुअल बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए जब हम किसी ऐसे पर्सन को ढूंढते थे जो कि हमारे एक्सचेंज में वो हमें दे सके जो हमें चाहिए, तो इस चीज़ में क्या आती थी? सर्च कॉस्ट। पहले तो आप ऐसे पर्सन को सर्च करोगे जो आपके म्यूचुअल बॉन्ड्स को फुलफिल कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये क्या कर सकते हो? ये भी इंक्लूड होती थी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसी? सर्च करने में ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, एंड जब आप गुड्स को एक्सचेंज करोगे तो एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को लेके जाओगे, उसके लिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? बोथ। ऑब्वियस सी बात है, आपका क्या हो जाएगा? बोथ। एक्चुअली में एक और कॉस्ट होती है जिसकी यहाँ पे बात नहीं की गई है। सीसी इकॉनमी में 3 तरह की कॉस्ट इंकर्ड होती है। फर्स्ट वन इज सर्च कॉस्ट, सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड द थर्ड वन इज ट्रेडिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट मतलब ट्रेड करने की, एक्सचेंज, ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए भी बहुत सारी कॉस्ट इंकर्ड होती थी। तो ये 3 तरह की कॉस्ट है जो सीसी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में इंकर्ड होती थी। ओके, so question number 7th, the problem arises in barter system is are solved by which system?
बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम आती थी, प्रॉब्लम मीन्स इसकी जो लिमिटेशंस थी वो किस सिस्टम ने दूर कर दी, मतलब सॉल्व कर दी। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर 1 डबल एंट्री सिस्टम, नेक्स्ट करेंसी, सी मॉनेटरी सिस्टम एंड डी सीसी सिस्टम। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, अगर मैं इवैल्यूएट करूं तो डबल एंट्री सिस्टम तो हमारा अकाउंटिंग का सिस्टम है ना, तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक, करेंसी को भी ड्रॉप करते हैं, हो सकता है ये हमारा आंसर हो जाए। आगे चलते हैं, मॉनेटरी सिस्टम बेटा जैसा कोई सिस्टम फिलहाल इस टर्म में यूज़ नहीं होता। आपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ पढ़ी होंगी, ओके, बट मॉनेटरी सिस्टम यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें हम मनी की बात नहीं करते हैं, जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं रिगार्डिंग द इकॉनमी। ओके, तो ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता। बचा सीसी सिस्टम। सीसी सिस्टम क्या है, सीसी इकोनॉमी है, जिसको आप बार्टर सिस्टम का ही अल्टरनेटिव नेम कह सकते हो, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ओके, सो योर आंसर इज करेंसी। करेंसी आई हमारे कॉइन्स एंड नोट्स, ओके, जिसकी वजह से हमारे बार्टर सिस्टम की सारी लिमिटेशंस दूर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हियर इज द ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। बार्टर सिस्टम इन्वॉल्व ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। क्या बार्टर सिस्टम में ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है? इज इट ट्रू और फॉल्स? बताइए। एग्जैक्टली, दिस इज ट्रू। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की कॉस्ट यहाँ पे आती है, सर्च कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ट्रेडिंग कॉस्ट। तो तीनों ही कॉस्ट ह्यूज अमाउंट में आती है, दैट्स वाई दिस इज ट्रू। ओके, सो हेयर इज ऑल अबाउट द MCQs। अब मैं और भी MCQs लाने की कोशिश करूँगी वन बाय वन। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, मेरे चैनल में जितनी भी वीडियोज़ आती हैं आप सभी को चेक करिए, उसमें से देखिए, एनालिसिस करिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं और कितने के नहीं आ रहे हैं, और आइडेंटिफाई करिए कि आपका एरिया ऑफ प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। उस एरिया को फिर से एनालिसिस करिए और पढ़ाई करिए। Okay, because MCQ is totally dependent on uncertainty. कोई भी